हेलो क्लास। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम एक क्वेश्चन डील करेंगे। जो क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। जो जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस है, मतलब जो बच्चों में जो मधुमेह की जो बीमारी है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन डील करेंगे। तो जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? यह एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है। मेटाबॉलिक डिसीज़ मतलब मेटाबॉलिक डिसीज़ मतलब क्या है कि इसमें क्या हो रहा है, जो हम डाइट ले रहे हैं उसका जो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म है ये उससे रिलेटेड है। तो आगे देखते हैं। यह एक मेटाबॉलिज्म डिसीज़ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो डाइट लेते हैं, उसका जब डाइजेशन होता है तो उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है और बाद में प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी गड़बड़ी आ जाती है। इंसुलिन के निर्माण, एक्शन और मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने के कारण यह होती है। अब जो जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये फर्स्टली क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है जिसमें हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट हम अपनी डाइट में लेते हैं उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है बॉडी में। ठीक है, उसमें अल्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, अल्ट्रेशंस आ जाते हैं जिसके कारण क्या होगा, जो डाइट है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, प्रॉपर डाइट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और जिससे क्या होगा, इंसुलिन का निर्माण, उसका जो एक्शंस है और जो मेटाबॉलिज्म में जो ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसके कॉजेज़ क्या होंगे? कॉजेज़ फर्स्ट है, जुवेनाइल डायबिटीज़ का ऑनसेट 15 साल की उम्र से पहले होता है। इसके कई कारण हैं। तो जो जुवेनाइल डायबिटीज़ है वो 15 ईयर की एज के पहले कॉज होती है। अब इसके कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ रीजंस हैं। क्या है? फर्स्ट, हेरिडिटरी, मतलब वंशानुगत, मतलब पेरेंट्स के थ्रू क्या होगा, इसमें पेरेंट्स के थ्रू जो डिजीज़ है वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगी। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो इसलिए हेरिडिटरी भी हो सकती है। सेकंड जो है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी के कारण भी जो जुवेनाइल डायबिटीज़ जो मेलाइटस है ये भी कॉज होगा। थर्ड है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी है या प्रॉपर इंसुलिन फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तब भी ये कॉज करेगा। अब नेक्स्ट है कुछ एंडोक्राइनल फैक्टर्स की कमी से, मतलब एंडोक्राइनल फैक्टर्स मतलब जो कि एंडोक्राइन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज है, प्यूबर्टी है और प्रेगनेंसी है, ये सारी चीज़ें एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करेगी, तो ये भी फैक्टर हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, पैंक्रियाज इनएडिक्वेट इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ग्लूकोज का कोशिका में पर्याप्त प्रवेश नहीं हो पाता है। प्रोटीन और फैट का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन भी एबनॉर्मल स्तर पर होता है और हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। मतलब जो पैंक्रियाज है क्या करता है, हमारा इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो क्या होगा, पैंक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, एक एडिक्वेट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, वहाँ से जो कोशिका है उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। अब जिससे क्या होगा, प्रोटीन और फैट का ऑक्सीकरण भी एक एबनॉर्मल स्तर पर होगा, मतलब प्रॉपर उसका ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या होता है, यहाँ पे अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है, तो क्या कॉज होगा, हाइपरग्लाइसेमिया। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? ऑनसेट मतलब सडनली क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे जब बच्चे को जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस होगा, तो रोग की शुरुआत तीव्रता से होती है, कुछ सप्ताह में हो जाती है। मतलब अब जो स्टार्टिंग है इसकी, या तो ये तेज़ी से होगी या तो फिर कुछ वीक्स में इसकी स्टार्टिंग होने लगेगी आफ्टर बर्थ। सेकेंड है मेजर सिम्टम्स, मतलब मेजर सिम्टम जो ज़्यादा दिखाई देते हैं वो कौन से हैं? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब क्या होगा, जो यूरिन का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, एक जो यूरिन का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन पास करेगा बच्चा। पॉलीडिस्पिया होगा, साथ में पॉलीफेजिया होगा, लॉस ऑफ वेट होगा,
और टायर्डनेस बच्चा फील करेगा। ये इसके कुछ मेजर सिम्टम्स थे। अब माइनर सिम्टम्स में देखते हैं तो क्या है, ड्राई स्किन होगी, बच्चे की स्किन सूखी होगी, स्किन और यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण पाए जाते हैं, मतलब स्किन में या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज होगा। अब थर्ड जो सिम्टम्स है डायबिटिक एसिडोसिस। अब इसमें क्या होगा, डायबिटीज़ एसिडोसिस भी हो सकता है। अब जो इसमें पेशेंट की कंडीशंस हैं, ये कितने हैं, रोगी की अवस्था है। तो फर्स्ट है प्री कोमेटस स्टेट। इसमें क्या होगा, इस अवस्था में रोगी में त्वचा सूक्ष्म मतलब ड्राइनेस ऑफ स्किन और जो होंठ का कलर है वो लाल हो जाएगा, श्वसन जो है चिपड़ता मिचली होगी उससे, और क्या होगा, वोमिटिंग होगी, और क्या होगा, डाउननेस होगा, और नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अब फर्स्ट स्टेज जो है इसमें बच्चा क्या है, जो बच्चे की स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, बच्चे के जो लिप्स का कलर है वो रेड होने लगेगा, टैकिपनिया होगा मतलब ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, ब्रीथिंग जो रेट है वो कम हो जाएगा, साथ में नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगी, और एब्डोमिनल पेन होगा, ड्राउजीनेस बच्चे को। ये सारी फर्स्ट स्टेज में हमें ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब कोमेटो स्टेज जो सेकंड है, फर्स्ट थी प्री कोमेटोज स्टेज, अब सेकंड जो है कोमेटोज स्टेज। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में, इस अवस्था में श्वास बहुत ज़्यादा फूलती है और गहरी श्वास होती है, पल्स तेज होती है और कमज़ोर होती है। क्या होगा, इस कंडीशन में जो ब्रीथ बच्चा कर रहा है तो वो बहुत ही तेज़ी से ब्रीथिंग करेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी ब्रीथ करेगा और बहुत गहरी गहरी सांस लेगा, वो डीप रेस्पिरेशन होगा उसका, और जो पल्स रेट है वो कम हो जाएगी। इसके साथ जो ब्लड प्रेशर है, रक्त वो भी कम होने लगेगा। फिर जो शारीरिक ताप है वो सामान्य से कम हो जाएगा, मतलब बच्चा जो है हाइपोथर्मिया में जा सकता है। आँखें की जो आँखें जो है वो श्रिंकन हो जाएगी, श्रिंकन आइज हो जाएगी, एब्डोमेन जो है वो टेंडर हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड रीनल फेल्यूर। अब क्या है, एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन की वजह से रक्त परिसंचरण निपात और गुर्दे विफल हो जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी अफेक्ट होगा और जो किडनी है वो भी अफेक्ट होगी। तो इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन के लिए और एसिडोसिस के कारण क्या होगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होगा, कोलैप्स हो जाएगा, और साथ में जो रीनल है, हमारा जो किडनी है वो भी फेल्योर हो जाएगी, मतलब प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, उसमें जो फंक्शंस है किडनी के वो प्रॉपर नहीं कर पाएगी। तो नॉर्मली किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे इसमें, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है ग्रोथ, जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन है गैंग्रीन होगा। गैंग्रीन क्या होता है, इसमें टिश्यूज़ जो है वो टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, टिश्यू जो है वो कैसे ब्रेक डाउन होके कैसे हो जाएंगे, नेक्रोसिस होने लगेगा उसमें। एंड थर्ड क्या है, कैटरेक्ट होगा। कैटरेक्ट मतलब क्या होता है, मोतियाबिंद, मतलब जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाएंगे, हमारे आइज़ के लेंस क्लाउडी हो जाएंगे, जिसके कारण क्या है, जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होता है, इसमें जो किडनी के जो फंक्शन है हमारे वो क्या है, फिल्ट्रेशन करना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना। तो जो किडनी के जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाएंगे, किडनी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और क्या होगा, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब जो नर्व्स हैं उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, तो जो नर्व्स हैं वो मेनली अफेक्टेड होगी, फीट की और लेग्स की जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएगी, ठीक। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे हम इसमें, एसिडोसिस के प्रति सावधान रहना चाहिए। मधुमेह रोगियों में एसिडोसिस निम्नलिखित कारकों की वजह से हो सकता है। अब जब एसिडोसिस हो रहा है तो हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है। जो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं उनमें एसिडोसिस के कुछ रीज़न्स है कि किस कारणों से एसिडोसिस हो सकता है। तो फर्स्ट क्या रीज़न है उसका, मधुमेह की चिकित्सा ना होने पर, मतलब अनट्रीटेड डायबिटीज़। अगर बच्चे को डायबिटीज़ है और अगर उसको ट्रीट नहीं किया जल्दी तो क्या होगा, एसिडोसिस फॉर्म होगा। अब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न मिलने पर, अगर एक एडुकेट अमाउंट में अगर बच्चे को अगर इंसुलिन की क्वांटिटी नहीं मिली तो क्या होगा, एसिडोसिस कॉज होगा। अब
प्रिस्क्राइब डाइट ना मिलने पर, अब जो डाइट डॉक्टर्स के द्वारा जो दी गई है, अगर वो डाइट नहीं दी गई बच्चे को तो एसिडोसिस होगा। अब जो क्रोनिक और जो बार बार जो इन्फेक्शन हो रहा है, रिपीटेड इन्फेक्शन, अगर इसके कारण भी एसिडोसिस होगा। मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन है और बार बार रिपीट हो रहा है इन्फेक्शन, जिसको हम रिपीटेड इन्फेक्शन कहते हैं, तब भी एसिडोसिस होगा। अब एक नेक्स्ट है, एक बेहोश मतलब अनकॉन्शियस जो पेशेंट है, बच्चा है, उसको क्या है, मधुमेह रोगी की देखभाल केयर करनी है, जिसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखना है। जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब डाइट्स है उसको ठीक टाइम पर देना है, और वाइटल साइन को देखते रहना है, वाइटल साइन चेक करना है, बच्चे का टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन को नोट करना है, और साथ में कॉम्प्लिकेशंस को देखना है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट, मेंटेन इंट्रावीनस थेरेपी, जो हम आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं, जो इंट्रावीनस थेरेपी दे रहे हैं, उसको हमें मेंटेन करके रखना है। डॉक्टर्स ने जितना प्रिस्क्राइब किया है हमें, उतने ही अमाउंट में हमें उन्हें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट चलाना है। अब इसमें क्या है, जो सोडा बाइकार्ब और पोटेशियम जो है, वो उसका सप्लीमेंट क्या है, रोगी को देना है। मतलब बच्चे को हमें क्या करना है, सोडा बाइकार्ब और पोटेशियम का सप्लीमेंट देना है। और अगर बच्चा एकदम से हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाता है तो अपने पास तुरंत देने के लिए ग्लूकोज रेडी रखना है। मतलब पहले से ही हमें प्रिपरेशन रखना है कि अगर सडनली अगर बच्चा हाइपोग्लाइसेमिया में जाता है तो हमें उसको ग्लूकोज की अमाउंट जो क्वांटिटी है वो देना है। केटोसिस और ब्लड ग्लूकोज स्तर की जांच बार बार कराना है ताकि इंसुलिन की उचित मात्रा रोगी को मिल सके। अब केटोसिस और ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है उसको हमें बार बार टेस्ट करवाना है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें इंसुलिन की एक प्रॉपर जो डोज है इंसुलिन का वो हमें जो बच्चा है उसको देना है। अब पूर्ण कढ़ाई से आईओ चार्ट बनाना और उसे पूरा करते रहना है। मतलब यही है, हमें क्या करना है, उसका चार्ट जो है, आउटपुट इनपुट जो चार्ट है उसको हमें क्या करना है, मेंटेन करना है कि बच्चा कितना इनटेक कर रहा है और आउटपुट कितना निकल रहा है, ये हमें क्या करना है, नोट करना है। अब यूरिन में शुगर व एसीटोन की जांच करना है। अब हमें क्या करना है, जो यूरिन में शुगर और एसीटोन लेवल का क्या करना है, टेस्ट करना है। और पेट फूलने पर मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन को कम करने के लिए राइल्स ट्यूब डालना है। गैस्ट्रिक कंटेंट्स को क्या करना है, हमें बाहर एक्सिट आउट करना है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, किशोर की हालत में सुधार आने पर बाद में मुंह से खाना ओरल फीड प्रारंभ करना है, जिसमें शुरुआत कम में क्या लो फैट डाइट देना है, फिर लिक्विड डाइट देना है, जैसे कि हम फ्रूट का जूस दे सकते हैं, कॉफ़ी दे सकते हैं, टी दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें देनी है। इसके बाद क्या करना है, उसके डाइट में हमें एक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, एक एडिक्वेट डाइट देना है, उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट देना है। फिर जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको क्या करना है कि जो डाइट है उसके सिम्टम्स और उसके जो फैमिली है वो सारी चीज़ें देखकर उसको प्रिस्क्राइब करें। मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो जो भी मेडिसिन जो भी डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो उन्हें ये देखना है कि इनका जो कल्चर है उसमें ये चीज़ें वो डाइट में ले सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर उन्होंने कुछ नॉन वेजिटेरियन अगर डाइट अगर इंक्लूड की है, प्रिस्क्राइब की है, तो उन्हें पूछ लेना है कि आपके कल्चर में ये चीज़ें चलती है नहीं। कुछ लोग उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इसलिए उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करके हमें क्या करना है, डाइट को चेंज करवाना है। भोजन देने का समय, फूड डिस्ट्रीब्यूशन टाइम जो है इंसुलिन थेरेपी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ग्लाइकोएमिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ब्लड शुगर, ग्लूकोज और यूरिन शुगर के अकॉर्डिंग इंसुलिन थेरेपी देनी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नॉर्मल लिमिट में रहकर व्यायाम करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। बच्चों को कहना है एक्सरसाइज करने के लिए। नेक्स्ट है क्या है, पर्सनल हाइजीन को नियमित बनाए रखकर जो इन्फेक्शंस है उसको रोकना है। एग्जाम्पल के लिए क्या करना है, हमें बच्चे को हर दिन बात करवानी है और उसकी जो स्किन है उसकी केयर करनी है। अब हेल्थ ट्रेनिंग में क्या है, पेरेंट्स और बच्चे
दोनों को यह अवगत कराना चाहिए कि उनके हाथ पैर की देखभाल किस तरह से करनी है। अब पेरेंट्स को भी बताना है, और बच्चा अगर समझ सकता है, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो हमें उनको भी बताना है कि आपको किस टाइप से अपनी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी है, अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है, बॉडी की केयर कैसे करनी है। दांतों का परीक्षण, डेंटल चेकअप बीच बीच में करवाते रहना चाहिए, और किसी भी तरह की चोट लगने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्या करना है, साथ में डेंटल चेकअप भी करवाते रहना है, और अगर कुछ किसी तरह की कोई इंजरी हो गई तो उसमें उन्हें क्या करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको डॉक्टर को दिखाना है। पेरेंट्स को इंसुलिन लगाना, उसकी सही जो मात्रा है करेक्ट डोज निकालना, और जो यूरिन टेस्ट कराना सिखा देना है, जिसका उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन करना अनिवार्य है। स्वयं इस बात से संतुष्ट हो जाए कि रोगी एवं उसके संरक्षक इन जांचों को करने में सक्षम है। भोजन व उसके महत्व, डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में समझा देना चाहिए। अब क्या करना है, पेरेंट्स को बताना है कि इंसुलिन आपको लगाना है तो कैसे लगाना है, उसका करेक्ट डोज बताना है, यूरिन टेस्ट के बारे में सिखाना है उन्हें, और जो डेमोन्स्ट्रेशन करके ही दिखाना है। हॉस्पिटल में उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है कि आपको इस टाइप से इंसुलिन लगाना है, इतने एंगल पर लगाना है, आपको 45 डिग्री पर लगाना है, ऐसे तो उनको क्या करना है, डेमो करके दिखाना है उसका, ठीक है। और जो डाइट है उसके बारे में भी उन्हें बताना है कि डाइट की इम्पोर्टेंस क्या है। डायबिटीज़ का बच्चा है तो आपको इसमें लो शुगर डाइट इंक्लूड करना है, कौन सी डाइट्स आप दे सकते हो, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को बतानी है। तो ये हेल्थ ट्रेनिंग के अंदर आ जाती है। तो हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं इसको। जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक डिसीज़ होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन फैट्स लेते हैं उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। उसके मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन के कारण क्या होगा, इंसुलिन का प्रॉपर निर्माण नहीं हो पाएगा, और उसका जो एक्शन है वो भी अल्टर्ड हो जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसके कॉजेज़ क्या थे, किन कारणों से जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज हो रहा था बच्चों में, तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस का ऑनसेट जो 15 ईयर्स की एज में से पहले ही इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये 15 ईयर्स के एज के पहले ही कॉज होता है। इसका फर्स्ट कॉज हो सकता है हेरिडिटरी, मतलब पेरेंट्स के थ्रू, पेरेंट्स को किसी को डायबिटीज़ है तो उनके थ्रू बच्चे में ट्रांसमिट हुआ हो। सेकंड जो है ओबेसिटी, अगर ओबेसिटी बच्चा ओबेज है तब भी उनको डायबिटीज़ हो सकता है। थर्ड जो है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन की कमी है तब भी कॉज होगा। कुछ एंडोक्राइनल फैक्टर्स की कमी के कारण जो एंडोक्राइनल फैक्टर्स है वो एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसमें क्या होगा, जैसे प्यूबर्टी हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, एज हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अफेक्ट करेगी। टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करेगी। अब पैंक्रियास इनएडिक्वेट इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, जो पैंक्रियास है ये क्या करता है, हमें जो इंसुलिन है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है, तो ये एक एडुकेट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब जिसके कारण क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, वो ग्लूकोज जो है वो एक एडुकेट अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। अब इसके कारण क्या होगा, जो ग्लूकोज एक एडुकेट अमाउंट में मिल पाएगा, बट इसमें क्या है, ये उसका जो कोशा है उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। अब फिर क्या होगा, जो प्रोटीन और फैट का ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा, एक एबनॉर्मल स्टेज पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या होगा, हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाएगा, मतलब जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो हाइपर ग्लाइसेमिया कॉज होगा। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं कि जब डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो क्या सिम्टम्स देखे हमने, ऑनसेट क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे कि जो डिसीज़ है उसकी स्टार्टिंग बहुत तेज़ी से होती है और कुछ वीक्स में भी होती है। अब जो मेजर सिम्टम्स है जो मोस्टली दिखाई देते हैं, अब इसमें क्या है, पॉलीयूरिया हो जाएगा, यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, पॉलीफेजिया होगा, साथ में लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, बच्चा फटीग टायर्ड फील करेगा। माइनर में क्या देखे हमने कि जो स्किन है बच्चे की वो ड्राई हो जाएगी, और जो स्किन है यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा और स्किन्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। और फिर क्या सिम्टम्स होंगे इसमें, डायबिटिक एसिडोसिस होगा। अब रोगी की कुछ कंडीशन है बच्चे की, जिसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, प्री कोमेटोज स्टेट, इसमें क्या होगा, जो बच्चे की जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, श्रिंकन हो जाएगी, जो लिप्स है लिप्स रेड हो जाएंगे, टैकिपनिया हो जाएगा,
और साथ में नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, ड्राउजीनेस होगा बच्चे को। सेकंड जो स्टेज है इसमें क्या होगा, कोमेटोस स्टेज। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, बच्चे की जो सांस है वो फूलने लगेगी और बच्चा गहरी गहरी सांस लेने लगेगा, मतलब उसकी रिदम्स जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। साथ में क्या होगा, जो पल्स रेट है वो भी कम होने लगेगी और साथ में जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होने लगेगा, मतलब बच्चे का जो बीपी है वो भी कम हो जाएगा। साथ में जो टेम्परेचर है वो भी कम होने लगेगा, बच्चा हाइपोथर्मिया में चले जाएगा और जो आई है वो श्रिंकन होने लगेगी, एब्डोमिनल में टेंडरनेस प्रेजेंट होगा। थर्ड जो है इसकी स्टेज, सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड रीनल फेल्यूर। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है और जो किडनी है वो भी अफेक्ट होगी। तो किडनी का काम फिल्ट्रेशन है, तो उसमें क्या होगा, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण जो किडनी है उस पर ओवरलोड पड़ेगा। अब ओवरलोड पड़ने से क्या होगा, रीनल फेल्यूर कॉज होगा। अब हमने कॉम्प्लिकेशंस क्या देखे, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है बच्चे की। सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन है क्या देखा, गैंग्रीन, मतलब जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर नेक्रोसिस होने लगता है और टिश्यू डैमेज होके क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन है कैटरेक्ट्स, मतलब मोतियाबिंद। इसमें क्या होगा, जो लेंस है आई के लेंस है वो क्या हो जाएंगे, क्लाउडी हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है फोर्थ। फिफ्थ है डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो फोर्थ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो इसमें किडनी पर जो इसका इफेक्ट पड़ेगा, किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, अपना वर्क नहीं कर पाएगी, जिससे कि क्या होगा, रीनल फेल्यूर होगा। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसमें जो नर्व्स हैं वो मेनली अफेक्टेड होगी और जो मेनली लेग्स की फीट की जो नर्व्स हैं वो कैसी होगी, क्रैम्पिंग होगी और ये अफेक्टेड होगी, डैमेज होने लगेगी। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा इसमें, एसिडोसिस के लिए हमें क्या करना है, नर्स को अलर्ट रहना है और जो ऐसे पेशेंट हैं उनमें जो एसिडोसिस है वो उनके कुछ रीजंस है, तो क्या रीजंस के कारण एसिडोसिस हो सकता है बच्चे में, तो अनट्रीटेड डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं किया गया तो एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होगी। अब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न मिलने पर, अगर इंसुलिन का प्रॉपर अमाउंट नहीं मिला तो क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन अराइज होगी। एंड प्रिस्क्राइब डाइट न मिलने पर, अब जो डाइट प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर्स के द्वारा अगर वो बच्चे को नहीं दी जाती है तब भी एसिडोसिस फॉर्म होगा। फिर क्रोनिक और रिपीटेड इन्फेक्शन होगा, बार बार बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, एसिडोसिस फॉर्म होगा। अब एक अनकॉन्शियस रोगी की तरह जो डायबिटीज़ जो पेशेंट है उसकी केयर करना है, जिसमें हमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखना है। अब जो डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्राइब की है डाइट उसको हमें टाइम टाइम पर देना है, वाइटल साइन चेक करते रहना है बच्चे का, जिसमें हमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, देखनी है और नोट करनी है। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको एक नर्स को ऑब्जर्व करते रहना है। नेक्स्ट है मेंटेन इंट्रावीनस थेरेपी, अब जो आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं उसको मेंटेन करना है, साथ में सोडा बाइकार्ब और पोटेशियम की एक सप्लीमेंट हमें पेशेंट को देना है। और अब जो बच्चा है वो एक मतलब अचानक से सडनली अगर हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है तो हमें क्या करना है कि पहले से हमें ग्लूकोज का डोज रेडी करके रखना है। ठीक है, कि अगर हमें जब भी ज़रूरत पड़ी, अगर बच्चा हाइपोग्लाइसेमिया में गया तो हमें उसको तुरंत ग्लूकोज की क्वांटिटी देनी है। अब नेक्स्ट क्या था, केटोसिस और ब्लड ग्लूकोज स्तर की हमें क्या करना है, जांच करना है और उसे इंसुलिन के प्रॉपर डोज उसका देना है। नेक्स्ट है हमें इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करके रखना है। फिर नेक्स्ट है जो यूरिन है उसमें शुगर और एसीटोन की क्वांटिटी हमें क्या करना है, डिटरमाइन करनी है। इसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और बाद में क्या करना है, राइल्स ट्यूब जो है उसे हमें डालना है और उसको गैस्ट्रिक कंटेंट्स को क्या करना है, हमें बाहर एक्सक्रीट आउट करना है बॉडी से। फिर जो बच्चा है उसकी कंडीशन में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आता है तो क्या करना है, उसको ओरल फीडिंग करवानी है, जिसमें हम स्टार्टिंग में उसे लो फैट डाइट देंगे, लिक्विड डाइट देंगे और जैसे कि फ्रूट्स देंगे, जूस दे सकते हैं हम, दाल का पानी दे सकते हैं इस टाइप से, और कॉफ़ी दे सकते हैं, टी दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं। और इसके बाद उसे क्या करना है, धीरे धीरे एक प्रॉपर अमाउंट में उसे डाइट स्टार्ट करनी है जो कि उसके नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है।
फिर क्या करना है, हमें उसकी डाइट को देना है प्रॉपर, और उसके जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट प्रिस्क्राइब करवानी है। फिर क्या करना है, हमें उसे एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है, जो योगा है, व्यायाम है, उसके लिए उसको इनकरेज करना है, और बच्चे को बोलना है कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखे, जिससे कि इन्फेक्शन को रोका जा सके। जैसे कि उसे बोलना है कि आप डेली क्या करो, बाथिंग करो। और अब हेल्थ ट्रेनिंग में क्या देखा कि हमें पेरेंट्स को, बच्चे को, दोनों को एजुकेट करना है कि उनको अपने हाथ पैरों की केयर किस तरह से करनी है, और डेंटल चेकअप कराते रहना है बीच बीच में। और अगर कुछ इंजरी होती है, बाई चांस अगर कुछ इंजरी होती है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको ट्रीट करना है या फिर डॉक्टर्स को दिखाना है। अब पेरेंट्स को ये बताना है कि इंसुलिन कैसे लगाना है, उसका करेक्ट डोज कैसा है, यूरिन टेस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको हॉस्पिटल में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। और साथ में क्या है, डाइट का इम्पोर्टेंस बताना है उन्हें, और इन्हें बताना है आपको कैसी डाइट लेनी है, कौन सी डाइट आप प्रेफर करना है आपको अपने जो डाइट में इंक्लूड करना है। क्योंकि बच्चा डायबिटीज़ मेलाइटस का है, तो क्या करना है, उसके लिए लो शुगर डाइट देनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं गाइस। थैंक यू।